बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब मैं तालीम से फारिग हुई तो माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। यूं वो मेरे रिश्ते देखने लगे। रिश्ते तो बहुत आते मगर उनको कोई मौजू ना लगता, क्योंकि मैं भी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और वो मेरे मियार का रिश्ता ढूंढना चाहते थे। यूं एक रोज़ हमारे घर कुछ औरतें आईं। अम्मी ने मुझसे कहा कि अब्रिश, तुम जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, ये औरतें तुमको देखने आई हैं। उन औरतों ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। अम्मी अबू भी लड़का देखने गए। लड़का बहुत खूबसूरत, सुलझा हुआ और अच्छी पोस्ट पर था। यूं मेरे वालिदैन को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। लड़के ने मुझे देखा और ना मैंने उसे। फिर चट मंगनी और पट ब्याह की तारीख रख दी गई। जब तैमूर ने मेरा घूंघट उठाया तो चौंक पड़े और फौरन से एक झटके से पीछे हो गए, जैसे उन्हें करंट लग गया हो, और फिर कहने लगे, तुम्हारी तस्वीरें मैंने पहले भी देखी हैं, तुम हूबहू वही हो। अच्छा, वो अब्रिश तुम हो? उनका जिस्म जैसे कांप रहा था। उनकी हालत और बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो जैसे कुछ संभल कर बोले, देखो अब्रिश, आज हमारी जिंदगी का आगाज हो रहा है और ये नई जिंदगी की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर रखनी चाहिए ताकि ये इमारत पायदार हो। देखो, गलती किससे नहीं होती, इंसान खता का पुतला है। मुझे आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन मुझे अपनी होने वाली बीवी यानी तुमसे बिन देखे ही मोहब्बत हो गई थी। पता भी ना था कि तुम कौन होगी, मगर मुझे ये भी पता ना था कि तुम वो हो जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर मुझे पता होता तो तुमसे कभी शादी ना करता। मैंने अपनी अम्मी जान और बहन के कहने पर तुमसे शादी की थी। काश इस रिश्ते के तय होने से पहले तुम्हारी कोई तस्वीर ही देख लेता। मैंने कुछ हिम्मत इकट्ठी करके कहा कि कहीं आपको धोखा तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती और आज पहली बार ही आपको देख रही हूँ। बोले, हरगिज नहीं, मैं एक बार नहीं कई बार तुम्हारी वो बेहुदा तस्वीरें देख चुका हूँ। मैं तो कभी सोच भी ना सकता था कि तुम मेरी बीवी बनोगे। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम अरसलान को जानती हो? ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं कोई जवाब ना दे पाई तो मेरी खामोशी से वो मेरा जवाब समझ चुके थे। फिर वो गोया हुए कि अरसलान मेरा दोस्त है और उसके पास मैंने तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं। मैंने क्या, वो तो मेरे सारे दोस्तों ने देखी हैं। उनकी आवाज़ जैसे लरज रही थी। वो हर दोस्त को तुम्हारी तस्वीरें दिखाता और तुम्हारे और अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाता। ये सब सुनकर मैं जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी, जैसे किसी ने मेरे पैरों से ज़मीन खींच ली हो। मैं तो सोच भी ना सकती थी कि अरसलान इतना नीच था और वो ऐसे भी कर सकता था, और तैमूर अरसलान के दोस्त निकलेंगे। मैंने तो अरसलान से बेपनाह मोहब्बत की थी और अरसलान, उन दिनों मैं सेकंड ईयर में थी। इल्म नहीं था कि अरसलान मुझे पसंद करता है। एक दिन उसकी बहन लुबना हमारे घर आई और एक कागज मुझे दिया। बोली, अब्रिश, कई रोज से अरसलान मेरी खुशामद कर रहा था कि मैं ये तुमको दे दूं, और मैं इनकार कर रही थी कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। इसी वजह से तुम्हारा नंबर भी उसे ना दिया कि वो तुम्हारे घर का नंबर है, और ये कि पहले तुम्हारी इजाज़त मिल जाए। लेकिन आज जब उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए तो उसका कहा मानने पर मजबूर हो गई। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम उसको पढ़ लो या बगैर पढ़े फाड़ दो। ये कहकर उसने कागज मेरे रजिस्टर में रख दिया और चली गई। रजिस्टर खोलते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने कमरे का दर अच्छी तरह बंद किया और कागज की तहरीर पढ़ना शुरू कर दी। वही बातें जो इजहार मोहब्बत के तौर पर लड़के लड़कियों को लिखते हैं। उस वक्त मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे मेरे हाथ में उसका खत नहीं, एटम बम हो जो थोड़ी देर में फट जाएगा। ए काश मैं समझती कि यह खत वाकई एटम बम ही साबित होगा और बाद में मेरी जिंदगी के हसीन मरगज़ारों की कब्रें बना डालेगा, तो इसको कभी खोल कर ना पड़ती। खुदा का शुक्र कि इस तहरीर का जवाब लिखकर अपनी सहेली के हवाले ना किया।
अलबत्ता मेरी खामोशी से अरसलान को हिम्मत मिली और चंद दिनों के बाद उसने इस तहरीर के जवाब के लिए मुझे फ़ोन कर दिया। कैसी हो, ये पहले अल्फाज थे जो 18 बरस की उम्र में मेरे कानों ने किसी नौजवान के मुंह से सुने थे। सोचा कि इस बात को मजाक जानकर भुला दूंगी, मगर जिस बात को मजाक समझ रही थी वो एक हकीकत थी। बहरहाल अरसलान बहुत संजीदा लग रहा था। वो हर हाल अपनी बात का जवाब चाहता था। मैंने समझाना चाहा कि अरसलान, तुम मेरी सहेली के भाई हो, पड़ोसी हो, मैं तुमको सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं तुमसे इस मुआशके के लिए मौजरत चाहती हूँ। मेरी ये बात तुम अच्छे से जहन नशीन कर लो। कहने लगा, नहीं प्लीज, तुम फोन पर मुझे बता तो दो कि अगर कल को मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजूं तो तुम इनकार तो ना करोगी। गर्ज वो इतना मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे उसका फोन उठाए बगैर ना बनी, वरना घंटियां बजती ही रहती। मेरा दिल भी पत्थर से तराशा हुआ नहीं था। इंसान थी, फिर उम्र के इस दौर में थी कि जब लड़कियां इन बातों में आ जाती हैं, किसी की तवज्जो हासिल करना फितरी बात होती है। फोन पर बात करते करते ये सिलसिला रफ्ता रफ्ता मोहब्बत के रिश्ते में तब्दील हो गया। हम रोजाना बात करते, सर्दियों की लंबी रातों में हम घंटों फोन पर महवे गुफ्तगू रहते। वक्त गुजरता रहा और एक दिन उसने मुझे कहा कि अब्रेश, मैं कुछ अरसा के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुमसे बात ना हो सकेगी क्योंकि जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ सिग्नल्स का मसला रहता है। क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? मैंने इनकार कर दिया। अब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। उसने इतना इसरार किया कि मैं इतने लंबे अरसे के लिए जा रहा हूँ, तुमसे एक बार बाहर कहीं मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी से वापसी पर हम किसी रेस्टोरेंट से खाना खाएंगे और तुम फिर घर आ जाना। यूनिवर्सिटी से वापसी पर मैं उससे मिलने गई। हमने खाना खाया और उसने मेरी अपने साथ कुछ तस्वीरें लीं कि वहाँ जब तुम्हारी याद आएगी तो उन तस्वीरों को देख लिया करूँगा। उसने बाद में फ़ोन पर शुक्रिया अदा किया और ट्रेनिंग के सिलसिले में चला गया। अरसलान के जाने के चंद दिन बाद अब्बू और अरसलान के अब्बू की लड़ाई हो गई। दोनों का पैसों का लेन देन का मामला था। बात हाथापाई तक पहुंची और फिर थाने तक पहुंच गई। अरसलान के अब्बू जेल में चले गए और हमारी उनके घर वालों से बोल चाल तो बंद, क्या यूं हो गया जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। इस मामले से सबसे ज्यादा परेशान मैं थी। अरसलान से भी राब्ता ना हो पा रहा था और मैं बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी। 7 माह बाद अरसलान घर आया, लेकिन मुझसे कोई राब्ता ना किया और ना ही कॉल। इधर अम्मी अब्बू मेरी शादी के लिए फिक्रमंद थे। मैं अरसलान को फ़ोन करती, वो ना उठाता। बिलाखिर जब आए रोज़ रिश्ते वाले मुझे देखने आते तो मैंने अपनी दोस्त के नंबर से अरसलान को कॉल की और सूरत हाल से आगाह किया। वो ज़रा भी आसूदा ना हुआ, बल्कि कहने लगा कि तुम हाँ कर दो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैंने कहा ये अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अब तुम कुछ करो। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो हो गया सो हो गया। उसका लहजा ऐसा अजनबियों का सा था कि मुझे उससे शदीद बेइज्जती महसूस हुई। मैंने यही समझा कि वो घर वालों की वजह से मजबूर है। उसके बाद अरसलान वापस ना लौटा, बल्कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसकी नौकरी फैसलाबाद में ही हो गई। अलबत्ता उस दौरान वो कई बार आया, लेकिन मुझसे राब्ता ना किया। और फिर मैंने भी वालिदैन की फ़िक्र को देखते हुए और अरसलान को मजबूर समझकर वालिदैन के फैसले के आगे सर झुका लिया। और आज मैं बेजान वजूद के साथ तैमूर को देखे जा रही थी। उनकी अपनी हालत काबिले रहम थी, क्योंकि अरसलान ने मेरे बारे में बहुत गलत बातें बता रखी थी, जो कोई भी मर्द अपनी बीवी में होने का सोच भी नहीं सकता था। उस वक्त दुख की वजह से मेरी आंखों से आंसू रवा थे। मैंने उनको कहा, आप मुझ पर यकीन करें, जिस दिन आपकी वालदा और बहन मुझे देखने आई थी और मेरी वालदा का अंदिया पूछा था, तब मैंने अरसलान को फ़ोन किया था, मगर उसने मुझे ये जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता और फ़ोन बंद कर दिया था। बस उस दिन से मुझे अरसलान से नफ़रत हो गई।
اور میں نے عہد کر لیا کہ اب میں اس سے شادی کی آرزو نہ کروں گی اور جس سے بھی میری شادی ہوگی اسی کا گھر بساؤں گی، اس کی وفادار رہوں گی، اس لیے آپ مجھے آزاد نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگ گئی۔ میرے آنسو تھمتے نہ تھے۔ میں تیمور کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور سچے دل سے آپ کی خدمت کروں گی۔ میری التجا نے اس وقت تیمور کا دل موم کر دیا، لیکن ان کے دل سے وہ باتیں جاتی نہ تھیں۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنے کی کوشش کرتے، مگر جیسے یہ سب ان کے بس میں نہ تھا۔ بالآخر میں شادی کے 10 دن بعد طلاق کے ساتھ والدین کی دہلیز پر آ گئی۔ سوچتی ہوں ارسلان نے کیسے میری زندگی تباہ کر دی۔ پہلے محبت کا ڈھونگ رچایا اور پھر میرے والدین کا بدلہ مجھ سے لیا۔ کیا محبت کرنے والے ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا؟ اس نے مجھ کو خود اس راہ پہ چلنا سکھایا اور پھر خود رسوا بھی کیا۔ خدا ایسے مردوں کو عقل دے جو اپنی خود نمائی کی تسکین کی خاطر کسی کی زندگی برباد کر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ دردناک کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل مدینہ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔